नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MP के हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ जो सीरीज चल रही है वहाँ हमारी MP PSC 2026 को टारगेट करते हुए मैं लेके आया था। इसमें अब हमने आधुनिक इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आधुनिक इतिहास में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हमारे कुंवर चैन सिंह जी के बारे में कि उन्होंने क्या, उनकी भूमिका थी, कहाँ से वो संबंधित थे, कौन सा युद्ध उन्होंने लड़ा था। कभी आप तक अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि यहाँ हमारे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें दे रखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित हम सभी घटनाएं इसमें कवर करने वाले हैं। आज का हमारा इसका आधुनिक इतिहास का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम बुंदेला विद्रोह के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? बुंदेला विद्रोह के बारे में जानेंगे। बुंदेला विद्रोह से संबंधित हम सभी बातों को क्लियर करेंगे कि उसका कारण क्या था, कहाँ से राजा परीक्षित थे, उन सभी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर 15 है। आज हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को कवर कर रहे हैं। 15वें लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, जिसमें हम पढ़ेंगे बुंदेला विद्रोह के बारे में। देखिए, बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि आप सभी को पता होगी, या नहीं पता हो तो भी इस लेक्चर से जुड़े रहिएगा। मैं इसमें कारण बताऊंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी कैसे तैयार हुई, कौन कहां से लड़ा, उन सभी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बुंदेला विद्रोह के बारे में। देखिए, बुंदेला विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था उनका नाम था राजा पारीछत। क्या था? राजा पारीछत। ये कहाँ के राजा थे? तो ये बुंदेलखंड में एक जेतपुर नामक रियासत थी, वहाँ के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है किसके लिए? बुंदेला विद्रोह के लिए। और यही जो जेतपुर के राजा पारीछत थे, ये अंग्रेजों के लिए ज्वालामुखी के रूप में साबित हुए। कैसे साबित हुए, उन सभी की बात इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम विद्रोह की एक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। देखिए, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि 1836 में काशी में एक, काशी जो वर्तमान में हम किसको बोलते हैं? वाराणसी को। यहाँ पर एक बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया गया था। इसी मेले के दौरान बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि को रखा गया था। देखिए, बुढ़वा मंगल मेले की हम बात करते हैं तो बुढ़वा मंगल मेला हर साल गंगा नदी के तट पर काशी वाराणसी में आयोजित किया जाता था। यहाँ पर क्या करते थे राजा, एक राजा थे, उनके द्वारा क्या किया जाता था, यहाँ पर नाव को जोड़ लिया जाता था और नाव को जोड़कर उन पर बहुत सारी मनोरंजन, हास्य, खरीद फरोख्त, राशि वैभव आदि कार्यक्रम हुआ करते थे। यहाँ पर जो आइट साइड, काशी के आइट साइड के जो राजा थे उनको बुलाया जाता था। वो सभी लोग आकर इस बुढ़वा मंगल मेले में शामिल हुआ करते थे। अब इस मेले के दौरान जो बातचीत होती थी वह होती थी कि हमें कैसे स्वतंत्रता पानी है, अंग्रेजों का कैसे हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी विषयों को लेकर इसमें क्या होती थी? वार्तालाप होती थी। तो बुढ़वा मंगल मेले में जब 1836 में बुढ़वा मंगल मेला हुआ काशी में, तो यहाँ पर एक बार बुंदेलखंड के राजाओं को भी बुलाया गया। किसे बुलाया गया? बुंदेलखंड के राजाओं को भी बुलाया गया। यहाँ पर वार्तालाप चलती रहती कि यार अंग्रेज हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने जो राजस्व कर है उससे भी बढ़ा दिया है, साथ साथ वो हमारे राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ना कुछ हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी राजा इकट्ठे हुए, यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, विभिन्न घटनाओं पर चर्चा हुई। अब उसके बाद क्या होता है? देखिए, बुढ़वा मंगल मेले का जो आयोजन था जो काशी में, वो किसके द्वारा कराया गया था? ईश्वरी नारायण सिंह के द्वारा क्या कराया गया था? आयोजित कराया गया था। इसमें जेतपुर के राजा पारीक्षित, चरखारी नरेश रतन सिंह और बुंदेलखंड के अन्य राजा महाराजा क्या हुए? शामिल हुए। यहाँ पर राजाओं के बीच राजनीतिक चर्चाओं का यहाँ मंच था। यहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार एक दूसरे पर कैसे कर रहे हैं, कौन सी जो रियासत है वो ज़्यादा अत्याचार से रही है, उन सभी के ऊपर यहाँ पर क्या हुई? वार्तालाप हुई। अब राजाओं के बीच में यहाँ पर एक निष्कर्ष निकला कि हम सभी राजाओं को एकजुट होना पड़ेगा अंग्रेजों के विरुद्ध। कभी हम एकजुट नहीं होंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर लगातार ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे।
और कभी हम एकजुट हो जाएंगे तो हम सभी मिलकर क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को हमारे देश से भगा सकते हैं। यहाँ पर राजाओं ने बुढ़वा मंगल मेले में क्या निकाला, जो काशी में आयोजित हुआ था उसमें ये निष्कर्ष निकाला। अब आप सभी को पता है बुंदेलखंड में उस टाइम 42 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासत हुआ करती थी। अब इन राजाओं ने देखा कि यार काशी में जब बुढ़वा मंगल मेला होता है तो वहाँ के जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, सभी अपनी वार्तालाप या अपने जो भी मुद्दे होते हैं उसको आपस में रखते हैं। तो यहाँ पर एक राजा रतन सिंह थे। कौन थे? जो चरखारी के राजा रतन सिंह थे, जो बुंदेलखंड में एक रियासत हुआ करती थी चरखारी, वहाँ के एक राजा रतन सिंह थे। उनके द्वारा चरखारी रियासत में गांव पड़ता था सूपा गांव, वहाँ पर बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का नाम रखा जाता है चरखारी बुढ़वा मंगल मेला। क्या रखा जाता है? चरखारी बुढ़वा मंगल मेला। अब यह मेला किससे प्रेरित होता है? तो यह मेला जो काशी में हमारा बुढ़वा मंगल मेला हुआ था उससे क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखिए अपन ने वहाँ पर देखा कि कब हुआ हमारा, तो वहाँ पर हुआ था 1836 में। तो 1836 में ही होली के बाद पहले मंगलवार के दिन यहाँ पर चरखारी में बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बुंदेलखंड की 42 रियासत जैसे चरखारी, जेतपुर, चिरगांव, जालौन, झांसी, शाहगढ़, सरीला, बंका पहाड़ी, लुगासी, दतिया, समथर, कालिंजर आदि रियासतों के राजा क्या हुए, शामिल हुए। अब यहाँ पर राजा शामिल हुए, उनका कारण क्या था कि सभी राजाओं को एक मंच प्रदान कर सकें और सभी राजा एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें। ठीक है, इसलिए क्या हुआ था, चरखारी बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन हुआ था। अब जब चरखारी बुढ़वा मंगल मेला ख़त्म होता है तो सभी राजा एकजुट होते हैं और बोलते हैं कि अब हमें सभी को मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना होगा। कभी हमें स्वतंत्रता पानी है तो हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना होगा। यहाँ पर जो विद्रोह के प्रमुख कारण मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो विद्रोह के प्रमुख कारण होते हैं हमारे बुंदेला विद्रोह के, पहला था जो राजस्व वसूली ये कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कर जो था, कर भी उसने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। उसके बाद एक और कारण क्या होगा कि जो लोग जो थे, अंग्रेज थे, वह राजनीतिक मामलों में भी, जो राजनीतिक मामले थे सभी रियासतों के, उसमें भी क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे। इन सभी के ऊपर यहाँ पर वार्तालाप हुई, सबने अपने कारण बताया कि यार हमारे में ये इनने राजस्व वसूली ज़्यादा कर दी है। आधे लोगों ने बताया कि भाई कर बढ़ाते जा रहे हैं, आधों ने बोला कि हमारे राजनीतिक मामलों में ये आके हस्तक्षेप करते हैं, तो ये सब हमारे जो राजा होने की डिग्निटी है, सॉवरेनिटी है, इसके अगेंस्ट में है। तो हमें क्या करना होगा, इनके खिलाफ एकजुट होकर आगे आना होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बुढ़वा मंगल मेला आयोजित होता है तो सभी राजा शामिल होते हैं। इसको कराता कौन है, तो आपको मैंने बताया कि रतन सिंह नामक राजा इसे आयोजित कराते हैं। ठीक है, तो इन सभी राजा उस दौरान बुंदेलखंड के एक बहुत मतलब ताकतवर राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, पारीक्षत, बहुत शक्तिशाली राजा थे। और इन्होंने अंग्रेजों के जो छक्के छुड़ाए ना, इनसे बेहतर कोई नहीं छुड़ा सकता था। तो इस सम्मेलन में मालूम पड़ता है कि यार राजा पारीक्षित बहुत ताकतवर है और इनकी जेतपुर रियासत बहुत ताकतवर है, तो इसलिए राजा पारीक्षित को क्या करते हैं, इस सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब देखिए इस मेले के दौरान क्या क्या होता है कि विभिन्न कलाकार और नर्तकी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। साथ में जो बुंदेलखंड के राजा रजवाड़े हैं वह अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की राजनीति बना रहे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद राजनीति बनाने के बाद यहाँ से इस मेले से एक प्रस्ताव पारित होता है कि हमें अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना है, यानी भारत से बाहर भगाना है। उसका प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो जाता है। अब देखिए आगे कैसे होगा। यहाँ पर बुढ़वा मंगल मेला आयोजित हुआ 1836 में, राजा पारीक्षित तो अध्यक्ष बनाया गया। वहाँ पर बात की गई कि हमें अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC मेंस की आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कल से शुरू हो रहा है। मात्र 199 में यहाँ मिल रहा है, इसे ज्वाइन करना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ कि जब आपका 1 महीने बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास 500 से ज़्यादा क्वेश्चन के ऑथेंटिक आंसर होंगे हर यूनिट के। ठीक है, यानी पूरी यूनिट को मिला के कितने 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ऑथेंटिक आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, और क्या फ़ायदा है कि इसका शेड्यूल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप जाके उसका शेड्यूल चेक करिए, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि
कौन सी यूनिट का कब आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। डेली शाम को आपको क्वेश्चंस पहुंचा दिए जाएंगे, जो भी बच्चा उसमें शामिल होगा वो लिख के रखेगा, और जब सर आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे इसे हमें बनाना था, या कैसे हमें इसके साथ इसे कैसे लिखना था, कैसे फ्लो डायग्राम से बताना था, ये सब कुछ इस प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, मात्र 100 बच्चों के लिए है, तो मेरा तो यही मानना है 199 रुपये मत देखिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपका बेटा, और इसका प्रॉफिट आपको 100% मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा पढ़ाई में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आप 4 दिन रेगुलर, 4 दिन तो छोड़िए, 30 दिन रेगुलर इस सीरीज को देख लीजिएगा। आप टाइम बना लीजिएगा, सर मैं सुबह 1 घंटे देखूंगा 7 से 8। 1 महीने बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप में कितना सुधार हुआ है, और जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उसका ही सिलेक्शन होता है। मैं अभी भी आपको बता दूं, आप रेगुलर 1 घंटा करके देख लीजिए, और कभी फ़ायदा ना हो तो ये 199 रुपये मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको 199 रुपये मैं खुद लौटा दूंगा। पर मेरा यही मानना है कि आपको 1 महीना रेगुलर इसे देखना है, और ऑन टाइम 9 बजे बैठते हो तो 9 बजे डेली देखना है। सुबह से उठ के सबसे पहले 6 बजे आंसर राइटिंग अपन ने प्रोग्राम चालू कर लिया, 1 क्लास निपटा ली, डेली 1 क्लास देखना है। ऐसा नहीं कि अपन ने इकट्ठा कर लिया 10 दिन इकट्ठा देख लो, नहीं, आपको रेगुलर 1 घंटा इसे देखना है। 1 घंटे की तो क्लास भी नहीं होगी, 30 से 35 मिनट की होगी। बस मेरा यही मानना है, आप रेगुलर देखिए, और रेगुलर देखेंगे 1 महीने तक, आपको 1 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ सर हम में बहुत सुधार हुआ है। अब मैं किसी भी प्रकार का प्रश्न को आराम से समझ लेता हूँ, बना लेता हूँ, ये सभी बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए, प्रस्ताव पारित होने के बाद तैयारी होती है। तो राजा परीक्षित क्या करते हैं, बुंदेलखंड के राजाओं, जागीरदारों आदि को एकजुट करने का कार्य शुरू करते हैं। जो राजा परीक्षित होते हैं उनका एक सेवक रहता है, सिमरिया का किलेदार होता है, उसका नाम रहता है बखत कनौजिया। कौन होता है, बखत कनौजिया। इनके हाथ ये नरहट के, जो सागर के पास पड़ता है, वहाँ के एक नरहुट एक रियासत थी, वहाँ के राजा मधुकर शाह, और हीरापुर ये नरसिंहपुर के पास एक रियासत थी, वहाँ के राजा हृदय शाह के पास एक गुप्त संदेश पहुँचाते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं कि आप सागर के वाले क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनकी बात सुन के ये विद्रोह आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार ये धीरे धीरे चिंगारी पूरे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैल जाती है अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए, नराहट या नरहुट इसे बोला जाता है। यहाँ पर 1842 में क्या होती है, पहली घटना होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ऐतिहासिक घटना होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि 29 मार्च 1842 को यहाँ पर क्या होती है, होली का एक त्यौहार आयोजित किया जाता है। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था, यहाँ के जो जागीरदार थे उनका नाम था राव विजय बहादुर। इनके द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें झुकनिया नामक एक प्रसिद्ध नर्तकी क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी आता है, और जो नर्तिका होती है झुकनिया, उसे उठाकर ले जाता है। अब भाई, किसी के घर से जो बाकायदा इंजॉय चल रहा है, और वहाँ से तुम झुकनिया, भैया एक प्रसिद्ध नर्तकी है जिसको हर कोई देखना पसंद करता था, उसे उठा के लेके चले गए, और वो भी एक रियासत से, तो ये राजाओं के लिए कितनी अपमानजनक बात हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो राव विजय बहादुर के पुत्र थे मधुकर शाह और गणेश जू, कौन थे, मधुकर शाह और गणेश जू, इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। अब उन्होंने गुस्से में बोलते हैं कि यार ऐसा जीवन कि हमारा मनोरंजन नहीं करने दे पा रहे हैं, हमारी झुकनिया को उठा ले गए, तो इससे अच्छा तो हम क्या कर लेते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते। ऐसा कौन बोलते हैं, मधुकर शाह और गणेश जू। अब भैया इसी के चक्कर में क्या होती है, एक चिंगारी फूट जाती है सशस्त्र विद्रोह की, और नरहुत से पहले ही उनके पास, आपको मैंने बताया था कि नरहुत के पास, मधुकर शाह के पास क्या पहुँचाते हैं, जो परीक्षित थे कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पर एक और कारण बन जाता है, एक घटना हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ये विद्रोह तेजी से बढ़ने लगता है, यानी ये विद्रोह चालू हो जाता है। अब 8 अप्रैल 1842 को ये जो विद्रोह था इसकी शुरुआत होती है, और जो ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। बुंदेलखंड के समस्त क्षेत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में क्या करने लगते हैं, एक्शन लेने लगते हैं। अब ये एक्शन लेते हैं तो ब्रिटिश उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती रहती है, जो अपने अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम, अफगानिस्तान में युद्ध होता रहता है, और अफगानिस्तान के युद्ध में वो भाग लेते हैं, और उस दौरान वह अफगानिस्तान में भी हार जाते हैं। तो उनके पास वो पहले से ही हारे हुए थे। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भैया बुंदेलखंड में एक विद्रोह छिड़ गया, उसे भी दबाना है, तो भैया इसको दबाने के लिए क्या होगा, परेशान हो गए, एक चुनौती बन गई इसके लिए। पर
अंग्रेज जानते थे, अंग्रेज पहले से ही थे और उनको मालूम था कि हमें क्या करना है। सीधी सी कहानी है कि हम क्या करेंगे, इनके कमज़ोर पक्ष के ऊपर डंडा मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। सीधी सी कहानी इनका यही था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैं कुछ घटनाएं बता देता हूँ। तो देखिए, नरहुट से राजा मधुकर शाह, जेतपुर से पारीछत और हीरापुर से हृदय शाह, ये तीनों क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। उत्तर पूर्वी बुंदेलखंड के जेतपुर के राजा पारीछत, उनके साथियों ने ब्रिटिश चौकियों पर कब्जा कर अंग्रेजों की नाक में नकेल डाल दी। मध्य बुंदेलखंड में नराहट या नरहुट के मधुकर शाह और गणेशजू और उनके साथियों ने सागर स्थित अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। दक्षिण पूर्वी बुंदेलखंड में हीरापुर के राजा हृदय शाह और उनके साथियों ने जबलपुर के आउटसाइड वाले इलाकों में क्या कर लिया, अंग्रेजों के जो भी थाने थे या चौकियाँ थे उन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ये हृदय शाह सागर के पास नरसिंहपुर के पास थे ये राजा, ठीक है। मधुकर शाह सागर के पास पड़ते थे और यह ललितपुर के आउटसाइड जेतपुर रियासत हुआ करती थी, ठीक है। अब ये दोनों, इन तीनों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया या विद्रोह छेड़ दिया। अब भैया अंग्रेजों ने कि यार अब क्या करें, अपन अफगानिस्तान से हार के आ चुके हैं, अब हमें तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखानी होगी। तो भैया अंग्रेज क्या करते हैं, 1842 24 नवंबर 1842 में चार्ल्स फ्रेजर को क्या करते हैं, प्रमुख अपॉइंट करते हैं, ठीक है। कि इस विद्रोह को दबाने का जिम्मा किसको सौंपा जाता है, चार्ल्स फ्रेजर को सौंपा जाता है। अब ये क्या करते हैं, जो पारीछत था जेतपुर के हृदय शाह थे, आप सभी को पता है, और मधुकर शाह थे, इन तीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों के लिए 2000 के इनाम की घोषणा कर देते हैं। अब क्या होती है, ये तीनों तो भैया विद्रोह कर रहे थे, तो ये तीनों पकड़ाने के थे नहीं, ये पकड़ाते नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 19 दिसंबर 1842 को वापस कहती कि यार 10,000 ले लो, फिर बोलती है 5,000 और एक्स्ट्रा देने को बात कर लेती है, यानी प्रलोभन देने की कोशिश करती है ना कैसे ये हमारा जो विद्रोह है वहाँ क्या हो जाए, ठंडा पड़ जाए। अब भैया पड़ता तो नहीं है, पर दमन की शुरुआत तो होना है, क्योंकि जो हमारे अपने बैठे हुए हैं वही हमारे क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट में हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो चार्ल्स फ्रेजर थे, ये एक और को बुलाते हैं कर्नल सिलीमैन को। किसको, कर्नल सिलीमैन को। ये शाहगढ़ के राजा बख्तावली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ क्या करते हैं, दोनों से बात करते हैं। अब ये दोनों थे, शाहगढ़ के राजा बख्तावली और बानपुर के राजा मर्दन सिंह, ये अंग्रेजों की बात में आ जाते हैं और अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। इसके पीछे के दो कारण थे कि मतलब राजा बख्तावली और राजा मर्दन सिंह का कहना था कि जो बुंदेला विद्रोही हैं वो हमारे रियासतों में आकर क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। साथ साथ एक बार क्या हुआ था कि जब बानपुर में जो राजा थे, बानपुर के आउटसाइड की जो रियासत थी, उन्होंने यहाँ पर अटैक करके इनके पुराने इलाकों को भी क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, और अपने पुराने इलाके भी अभी तक लौटाए नहीं थे। तो इन दोनों में पहले से ही गुस्सा था। तो इसके कारण क्या होता है कि जो बख्तावली थे, शाहगढ़ के राजा बख्तावली, वो हृदय शाह को 22 दिसंबर 1842 को क्या कर देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं पकड़ा के। फिर 24 जनवरी 1844 को जो मर्दन सिंह रहते हैं बानपुर के, वो मधुकर शाह को अंग्रेजों को सौंप देते हैं। अब भैया दो व्यक्ति, हृदय शाह और मधुकर शाह, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या हो चुके हैं, पकड़ा चुके हैं। तो विद्रोह की गति क्या हो गई, कम हो गई। अब एक इंसान बचता पारीक्षित। अब ये पारीक्षित की बात हम आगे करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आप 1 घंटे डेली सुबह उठ के एक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। 30 दिनों बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे पास 3000 प्रश्न मैं लगा चुका हूँ और मेरे को पता है कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। कभी भी टेस्ट लगाने का एक मत सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट लगाने का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, और इस प्रैक्टिस को आप कभी रेगुलर करेंगे, 1 घंटा एक टेस्ट को लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे लगाना है। देखिए आजकल हमने क्या कर दिया है कि इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने लगे हैं, कि जैसे पहला टेस्ट हुआ आप PDF निकलाओ और ऑनलाइन की दुकान पर जाकर और उस टेस्ट को रख लो। कल तारीख है 1 अगस्त, ठीक है। आपने टाइम ले लिया भाई, मैं 10 से लेके 12 बजे तक टेस्ट लगाऊंगा, 10 से 11 बजे तक। आप 1 अगस्त के दिन बैठिए 10 बजे, या मेरा तो जो मानना है कि सुबह 6 बजे या 7 बजे जो उठता हो उसी टाइम मॉर्निंग में बैठो और टेस्ट लगा दो 100 क्वेश्चन। 1 महीने बाद देखोगे आपके पास 3000 क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। आपको मालूम होगा पेपर कैसा आता है, और जब आपको मालूम पड़ जाएगा पेपर कैसा आता है तो बेटा आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ना भूलिए मत। देखो 500 रुपये भाई, PDF भी मिल रही है कि आप ऑफलाइन मोड पे भी घर पे लगा सकते हो,
और उसके साथ ऑनलाइन मोड तो हमने आपको दे ही रखा है, यानी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन 500 रुपये में मात्र। तो भाई इसके लिए आप PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर जानकारी ले सकते हो। 75 टेस्ट है, 75 टेस्ट आपने मतलब आपके 2.5 महीने की मेहनत है और 2.5 महीने में आपके पास 7500 क्वेश्चंस होंगे जो आपके दिमाग में होंगे कि हाँ भाई ये मैं लगा चुका हूँ। एक बार करके तो देखो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की आप एक सीरियस होके आप पढ़ाई चालू कर दो। आपको 1 महीने बाद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सर मेरे को मेंस में आंसर राइटिंग भी करना आती है, प्रीलिम्स की मेरे को टेस्ट सीरीज के बारे में पता और मैं उसको भी बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ। एक बार करके तो देखो, नहीं होगा तो फिर अपन बाद में बात करेंगे, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा कभी आपको 1 महीने बाद कभी सुधार नहीं दिखे तो। पर मेरा यही मानना है डेली रेगुलर एक टेस्ट लगाइए, साथ साथ मेंस की तैयारी करते रहिए आंसर राइटिंग बैच के साथ, तो दोनों को आप ज्वाइन करो। बिल्कुल मत सोचो भाई 500-600 रुपये आप एक बार कर तो लो, 500-600 रुपये की जुगाड़ कहीं से हो जाती है, पर एक बार करके देखो। इसके लिए आप हमारी PSC बाय DC सर की एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब देखो पारिच्छद आखिरी बचते हैं, तो पारिच्छद को पकड़ाने के लिए क्या करते हैं, अंग्रेज बुंदेलखंड के कई राजाओं और जेतपुर के दीवान को अपने अंडर में मिला लेते हैं, ठीक है। परंतु क्या पारिच्छद ने हार नहीं मानी और जंगलों में गोरिल्ला युद्ध लगातार करते रहे, ठीक है, क्योंकि उनने शपथ ले चुके थे कि गाड़ियों के पीछे शिवगा और पारिच्छद अकेले लड़ते रहे, ठीक है, यानी पारिच्छद हमेशा अकेले लड़ते रहे, लोगों को यानी लड़ाते रहे, ठीक है। लोकगीतों में भी कहा है सब राजा दगा गए निरप लड़े अकेले, यानी पारिच्छद के बारे में यहाँ बात की गई कि सभी राजा उनको दगा दे गए, उनको पकड़ाने के पीछे लगे रहे, पर वो क्या करते रहे, अकेले लड़ते रहे। अब अक्टूबर 1844 में क्या होता है, ओरछा की एक रानी होती है, रानी विक्टोरिया ही उनको बोला जाता है, ओरछा क्यून बोला जाता था उन्हें, ठीक है। ओरछा क्यून के द्वारा क्या होता है, पारिच्छद के बारे में सूचना दी जाती है और उन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बुंदेला विद्रोह की आखिरी चिंगारी भी कहाँ हो जाती है, बुझ जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने गड़ाकोट और चंदेरी इलाके सिंधिया से वापस तो ले लिए, मगर वादे अनुसार बख्तावली और मर्दन शाह को नहीं लौटाया। यानी जो बख्तावली और मर्दन शाह को मतलब उन्होंने क्या, उन दोनों को क्यों मिलाया था, बख्तावली और मर्दन सिंह को, कि भैया हम चंदेरी और गड़ाकोटा वाला इलाका आपको दे देंगे। गड़ाकोटा आज की डेट में कहाँ पर पड़ता है, तो नरसिंहपुर ज़िले में पड़ता है, और चंदेरी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, सागर में पड़ता है गड़ाकोटा, और चंदेरी कहाँ पर पड़ता है, हमारा अशोकनगर ज़िले में। इन दोनों को नील लौटाते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, असहयोगी में आ जाते हैं। साथ में 1853 में क्या होता है, झांसी के नरेश गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, तो शोक संवेदना के लिए बख्तावली और मर्दन सिंह कहाँ पर जाते हैं, झांसी जाते हैं। वहाँ पर कानपुर के नाना साहेब और तात्या टोपे भी आए हुए थे। अब ये सभी मिल जाते हैं और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक रणनीति बनाते हैं। इसी अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई भी मिल जाती है, क्योंकि गंगाधर राव की वह बेटी पुत्रवधू आप बोल सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी मिल जाती है। तो पहली बार स्वराज का यहाँ पर नारा देते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया 1857 की क्रांति में भी बुंदेला विद्रोह की हमें चिंगारी देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए 4 अगस्त 1857 में झांसी में यह क्रांति शुरू होती है। तो झांसी के झोखन बाग में हत्याकांड में 110 अंग्रेज स्त्री पुरुष को मौत के घाट उतार दिए गए। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 11 जून को ललितपुर और बानपुर में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और यहाँ पर बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने बागडोर संभाली, ठीक है। डर के मारे ललितपुर के अंग्रेज सागर की ओर भाग गए। सागर में 1 जुलाई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई। क्रांति के नेतृत्व किसने किया, शाहगढ़ के राजा बख्तावली ने समाया। बे आतुर अंग्रेजों ने सागर की छावनी स्थित आवास को खाली कर दिया और 370 अंग्रेज ने सागर के किले में शरण ली। फिर देखिए आगे क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई, मर्दन सिंह और बख्तावली लगातार बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लड़ते रहते हैं, ठीक है। और उस दौरान बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने 25 जुलाई 1857 और 17 सितंबर 1857 को 2 बार सागर के किले पर आक्रमण किया। सागर का डिप्टी कमिश्नर मेजर WC बेस्टन ने मर्दन सिंह का सामना करके ने सेना भेजी। मर्दन सिंह ने पीछे हटकर नरियाबली को मोर्चा जमाया। घमासान युद्ध में कर्नल डूगार मारा गया। कौन मर गए, कर्नल डूगार यहाँ पर मर जाते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है, आगे सागर के किले को अंग्रेजों से मुक्त कराने के बाद बुंदेलखंड में 1857 क्रांति दमन हेतु इंदौर के पास मऊ में ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज को नेतृत्व सौंपा जाता है कि आप जाइए और सेंट्रल इंडिया में एक फोर्स का गठन किया जाता है कि आप क्या करोगे, जाकर जो विद्रोह छिड़ा हुआ है उसको दबाओगे,
ठीक है। फिर हुरज की सेना मऊ से सीहोर विदिशा होती हुई 28 जनवरी को सागर में प्रवेश कर राहतगढ़ पहुंची। राहतगढ़ का किला आप सभी को पता है, सागर में यहाँ पर पहुंचती है। मर्दन सिंह और बख्तावली ने यहाँ मोर्चा संभाला था। इन्होंने जमकर संघर्ष किया परंतु क्या हो गए, परास्त हो गए। 3 फरवरी 1858 को हुरेज ने सागर पर अधिकार कर लिया। यहाँ से झांसी पहुंचा और 3 अप्रैल को झांसी पर भी अधिकार कर लिया। रानी की लक्ष्मीबाई ने एक पत्र द्वारा मर्दन सिंह और बख्तावली को ग्वालियर आने हेतु कहा। ग्वालियर पहुंचते ही पूर्व में पता चल गया कि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई संघर्ष करती हुई क्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का इनको क्या हुआ, मृत्यु का संदेश मिला। तो 5 जुलाई 1858 को मर्दन सिंह ने सहागढ़ के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जे थार्नटन के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर देखिए 6 जुलाई 1858 को थार्टन के समक्ष बख्तवली ने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 1857 की क्रांति का क्या हो गया, दमन हो गया। साथ साथ बुंदेला विद्रोह भी क्या हो गया, यहाँ पर दमन हो गया। यानी बुंदेला विद्रोह कब तक चला, 1842 से लेकर 1858 तक कंटिन्यू चलता रहा। तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरा बुंदेला विद्रोह को समझा, कारण क्या थे, बुढ़वा मंगल मेला क्या था, परीक्षित कौन थे, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हमने समझ लिया। अब कल हम वापस से एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।